18 दिसंबर 1961 की वो सर्द और धुंधली सी सुबह आसमान में अचानक लड़ाकू विमानों की कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठती है। 450 साल पुराना एक अजेय औपनिवेशिक साम्राज्य जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसे उखाड़ना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन महज 36 से 40 घंटों के भीतर वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सच में सिर्फ 36 घंटे? हाँ। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और सैन्य दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम ऑपरेशन विजय की एक प्रामाणिक तस्वीर पेश करने जा रहे हैं। ये चर्चा कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। ये उस सैन्य शौर्य, कूटनीतिक दबावों और उन मानवीय भावनाओं की कहानी है जिसने गोवा, दमन और दीव को हमेशा के लिए पुर्तगाली शासन से मुक्त करा दिया। जब 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य भारत छोड़कर चला गया था और 1954 तक फ्रांसीसियों ने भी पुडुचेरी छोड़ दिया था, तो फिर गोवा को आज़ाद कराने में 14 साल का इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? मतलब एक नया आज़ाद हुआ राष्ट्र जो दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा था, वो अपने ही आंगन में बैठे एक विदेशी कब्जे को इतने सालों तक बर्दाश्त क्यों करता रहा? ये सच में एक ऐसा गणित है जो आसानी से समझ नहीं आता। अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो कहानी 1510 में शुरू होती है। जी, अफोंसो डी एल्बुकर्क। हाँ, जब अफोंसो डी एल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। सदियों तक राज करने के बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पुर्तगालियों ने जाने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल। अगर इस स्थिति को आज के हिसाब से समझे ना, तो ये रवैया बिल्कुल एक ऐसे जिद्दी किराएदार की तरह था जो मकान मालिक के बदल जाने के बाद भी घर खाली करने से मना कर दे, और सिर्फ मना ही ना करे बल्कि कागजों में हेरा फेरी करके ये दावा ठोक दे कि ये कमरा तो उसकी पुश्तैनी जागीर है। और पुर्तगाल ने ठीक ऐसा ही किया था। मतलब उन्होंने ये तर्क गढ़ लिया कि गोवा कोई कॉलोनी या उपनिवेश है ही नहीं। तो फिर क्या है? उनका कहना था कि गोवा सीधे तौर पर पुर्तगाल का एक अभिन्न अंग है, एक ओवरसीज प्रोविंस यानी विदेशी प्रांत। और यहीं पर पुर्तगाल ने एक बहुत ही चालाकी भरा कानूनी दाव खेला था। अच्छा। हाँ, 1951 में पुर्तगाल ने अपने संविधान में ही संशोधन कर दिया था ताकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के जो उपनिवेशवाद खत्म करने वाले कानून थे ना, उनसे बचा जा सके। अरे बाप रे, मतलब संविधान ही बदल दिया? बिल्कुल। उनका तर्क था कि गोवा के लोग पुर्तगाली नागरिक हैं और गोवा की जमीन यूरोप का हिस्सा है। अब आप सोचिए, कानूनी और कूटनीतिक रूप से ये भारत के लिए कितनी बड़ी और पेचीदा चुनौती बन गई। हाँ, ये तो एक टेक्निकल ट्रैप हो गया। बिल्कुल। लेकिन इस कानूनी बहस से इतर गोवा के भीतर एक भयानक मानवीय त्रासदी भी चल रही थी। 1928 में त्रिस्ताओ डी ब्रुगांजा कुन्हा, जिन्हें गोवा के राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, उन्होंने पुर्तगाली दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। और पुर्तगाली सीक्रेट पुलिस, जिसे PIDE कहा जाता था, उसका खौफ तो एकदम चरम पर था। और ये सारा संघर्ष अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचा 15 अगस्त 1955 को। 1955 का वो दिन जिसके दस्तावेज पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है, जब गोवा के अंदर से आजादी की मांग उठ रही थी तो पुर्तगाल ने उसे इतनी क्रूरता से क्यों कुचला? मतलब क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निंदा का कोई डर नहीं था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निंदा का डर तब होता है जब आपको महाशक्तियों का समर्थन ना हो। हुआ ये था कि 15 अगस्त 1955 को करीब 3 से 5 हजार निहत्थे भारतीय सत्याग्रही 6 अलग अलग सीमाओं से गोवा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। 3 से 5 हजार? जी, और वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। उनका मकसद सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना था। लेकिन पुर्तगाली पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी। आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि उस दिन 21 से 30 लोगों की जान चली गई। हे भगवान। और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। इस नरसंहार ने भारत की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया था। भारत सरकार ने तुरंत पुर्तगाल के साथ अपने सारे कूटनीतिक रिश्ते तोड़ लिए और आर्थिक नाकेबंदी कर दी। रिश्तों का टूटना और नाकेबंदी तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी भारत ने सेना भेजने में पूरे 6 साल क्यों लगा दिए? एक संप्रभु राष्ट्र अपने ही लोगों के इस नरसंहार पर सीधे मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं ले पाया? ये बात थोड़ी अजीब होती है ना? ये अजीब इसलिए लगती है क्योंकि हम अक्सर उस समय की वैश्विक राजनीति यानी जो कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का दौर था उसे भूल जाते हैं। कोल्ड वॉर का एंगल। हाँ, निष्पक्ष कूटनीतिक विवरणों का गहराई से विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है।
पुर्तगाल नाटो का एक संस्थापक सदस्य था। ओहो। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश हालांकि वो सीधे तौर पर युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन वैचारिक और रणनीतिक रूप से उनका झुकाव पुर्तगाल की तरफ ही था। ब्रिटेन की तो पुर्तगाल के साथ 1373 से ही एक ऐतिहासिक संधि चली आ रही थी। मतलब अगर भारत हमला करता तो तकनीकी रूप से ये एक नाटो सदस्य पर हमला माना जा सकता था। बिल्कुल। और दूसरी ओर सोवियत संघ खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा था। उसने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ लाए गए हर प्रस्ताव पर वीटो करने का पूरा भरोसा दिया था। तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। बिल्कुल। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के पैरोकार थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वो किसी भी कीमत पर भारत को शीत युद्ध का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए वो लगातार शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन हर कूटनीतिक धैर्य की एक सीमा होती है। हर बारूद के ढेर को फटने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी आखिरकार 1961 के आखिरी महीनों में भड़क ही गई। हाँ, नवंबर 1961। 24 नवंबर 1961 को अंजादी द्वीप के पास से गुजर रही साबरमती नाम की एक भारतीय यात्री नाव पर पुर्तगाली सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के भारी फायरिंग कर दी। और उस फायरिंग में नाव के चीफ इंजीनियर को गोली लग गई और एक बेगुनाह यात्री की मौत हो गई, बिना किसी वजह के। हाँ, पुर्तगालियों का बेतुका तर्क था कि उन्हें लगा उस यात्री नाव में कोई सैन्य टुकड़ी छिपकर आ रही है। लेकिन इस एक घटना ने उस बांध को तोड़ दिया जो 14 सालों से जन आक्रोश को रोके हुए था। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। और इसी दबाव का नतीजा था कि 10 दिसंबर 1961 को आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू का सब्र टूट गया। उन्होंने प्रेस के सामने ऐतिहासिक बयान दिया, गोवा का पुर्तगाली शासन के अधीन रहना अब असंभव है। ये आधिकारिक रूप से युद्ध की उल्टी गिनती थी। बिल्कुल। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और सेना प्रमुख जनरल पी.एन. थापर ने तुरंत कमान संभाली और करीब 30,000 सैनिकों के साथ ऑपरेशन विजय की अंतिम योजना का खाका तैयार कर लिया। हालांकि कूटनीतिक दस्तावेजों से एक बहुत ही रोचक जानकारी मिलती है यहाँ पर। वो अमेरिकी राजदूत वाली बात। हाँ। भारत में मौजूद तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ कैलब्रेथ आखिरी मिनट तक इस हमले को टालने का भारी दबाव बना रहे थे। उनके दखल के कारण 15 दिसंबर को जो मूल हमला होने वाला था ना, वो कुछ दिनों के लिए टाल भी दिया गया था। सही कहा। एक तरफ दिल्ली में ये कूटनीतिक रस्साकशी चल रही थी, तो दूसरी तरफ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में तानाशाह एंटोनियो सालाजार एक अलग ही मनोवैज्ञानिक दबाव में था। वो तो एकदम घबराया हुआ था। सालाजार की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। सालाजार को गोवा से कोई खास आर्थिक लाभ नहीं था, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि अगर भारत ने गोवा को आजाद करा लिया तो अफ्रीका में मौजूद उसकी कॉलोनियां जैसे एंगोला और मोजाम्बिक, वहां भी बगावत की आग भड़क उठेगी। डोमिनो इफेक्ट का डर। बिल्कुल। उसे लगा पूरा पुर्तगाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसी घबराहट में सालाजार ने गोवा में मौजूद पुर्तगाली गवर्नर जनरल को एक खौफनाक आदेश भेजा, जीतो या मरो। रुकिए, ये बात पचती नहीं है। एक तरफ वो दुनिया से कह रहे थे कि गोवा पुर्तगाल का हिस्सा है और वहां के लोग पुर्तगाली नागरिक हैं। हाँ। और दूसरी तरफ सालाजार ने एक और आदेश दिया था, स्कॉच्ड अर्थ, यानी पीछे हटते समय सब कुछ जलाकर खाक कर देना। इसका सीधा मतलब था कि गोवा के बुनियादी ढांचे, इमारतों, पुलों, पानी के स्रोतों और संपत्तियों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए ताकि भारत को सिर्फ राख का ढेर मिले। मतलब अपने ही तथाकथित नागरिकों के घरों को जलाने का क्या तर्क हो सकता है? यही तो औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे घिनौना सच है। कागजों पर नागरिक कहने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है। सही बात है। सालाजार के लिए महत्व जमीन और साम्राज्य के गुरूर यानी घमंड का था, इंसानों का नहीं। स्कॉच्ड अर्थ नीति ये दर्शाती है कि अगर हम इस जमीन पर राज नहीं कर सकते तो हम इसे रहने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये शुद्ध रूप से एक विनाशकारी प्रतिशोध था। ये एक तरह का पागलपन था जिसने भारत के पास अब सोचने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। सालाजार के इस आदेश के बाद भारतीय सेना को सबसे तेज और सटीक प्रहार करना था ताकि पुर्तगालियों को तबाही मचाने का कोई मौका ही ना मिले। बिल्कुल, स्पीड बहुत जरूरी थी। और यहीं से स्रोतों के आधार पर यह कहानी एक फुल स्केल मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री में बदल जाती है।
17 और 18 दिसंबर 1961 की दरमियानी रात लेफ्टिनेंट जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का बिगुल फूंक दिया। मेजर जनरल के.पी. कैंडथ की 17th इन्फेंट्री डिवीजन और ब्रिगेडियर सगत सिंह की खूंखार 50th पैरा ब्रिगेड ने उत्तर और पूर्व दिशाओं से गोवा की सीमाओं में प्रवेश किया। इस अभियान की सबसे बड़ी और रणनीतिक खासियत ये थी कि ये महज एक जमीनी हमला नहीं था। हाँ, तीनों सेनाएं शामिल थीं। पुर्तगालियों को संभलने का कोई मौका न मिले, इसके लिए थल, जल और नभ तीनों सेनाओं का एक अभूतपूर्व संयुक्त प्रहार डिजाइन किया गया था। आसमान से हमले की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो के कंधों पर थी। और आसमान में वायुसेना का एक्शन बेहद सजावा और आक्रामक था। 18 दिसंबर की सुबह पुणे के एयरबेस से 6 कैनबरा बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, जिनका नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर एन.बी. मेनन कर रहे थे। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर जयवंत सिंह के नेतृत्व में 4 हंटर जेट्स भी आसमान चीरते हुए गोवा के ऊपर पहुंचे। इन लड़ाकू विमानों ने डाबोलिम और बैम्बोलिम की एयर स्ट्रिप पर 63,000 पाउंड विस्फोटक गिराए। बाप रे। कुछ ही मिनटों में रनवे के परखच्चे उड़ गए ताकि कोई भी पुर्तगाली विमान उड़ान ना भर सके। उधर दीव में विंग कमांडर मिकी ब्लेक ने एयर रेड को शानदार तरीके से लीड किया। और समुंदर में भारतीय नौसेना ने तो जैसे किलेबंदी ही कर दी थी। नौसेना ने मुख्य हमले से पहले ही ऑपरेशन चटनी के तहत निगरानी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन चटनी नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और जब मुख्य हमला शुरू हुआ तो मार्मुगांव बंदरगाह पर भारतीय युद्धपोत आईएनएस बेतवा और आईएनएस ब्यास ने मोर्चा संभाला। उनके सामने था पुर्तगाली युद्धपोत एनआरपी अफोंसो डी अल्बुकर्क। भारतीय नौसेना ने पहले अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का पालन करते हुए मोर्स कोड के जरिए उसे सरेंडर करने का संदेश भेजा। लेकिन पुर्तगाली जहाज ने सरेंडर करने के बजाय अपने तोपों का मुंह खोल दिया और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल। भारतीय युद्धपोतों ने ऐसी जबरदस्त जवाबी गोलाबारी की कि चंद मिनटों में पुर्तगाली युद्धपोत खाक में मिल गया और उसे समंदर के किनारे पर धकेल दिया गया। इसी बीच आईएनएस मैसूर और आईएनएस दिल्ली ने अंजादीव और दीव के तटों पर पुर्तगाली ठिकानों को भारी गोलाबारी से तबाह कर दिया। समंदर के रास्ते भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। थल, जल और नभ का ये तालमेल एकदम अचूक था। लेकिन सैन्य दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बहुत ही सूक्ष्म और हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो क्या? इतनी भारी बमबारी के बीच भी भारतीय वायुसेना के पास ऊपर से आए बहुत ही सख्त आदेश थे। एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो को साफ कहा गया था कि बमबारी सिर्फ रनवे पर होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सिविलियन इमारतों या डाबोलीम के टर्मिनल बिल्डिंग को कोई खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। युद्ध के मैदान में ऐसा आदेश? मतलब आमतौर पर युद्ध में तो दुश्मन के हर बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश होती है, फिर यहाँ अपनी ही वायुसेना के एक हाथ को पीछे क्यों बांधा जा रहा था? क्योंकि भारत के नजरिए से ये कोई युद्ध था ही नहीं। अच्छा। ये एक मुक्ति संग्राम था। भारत गोवा को दुश्मन का देश नहीं मानता था। वो जमीन, वो इमारतें, वो टर्मिनल और सबसे बढ़कर वहाँ के लोग, भारत उन्हें अपना ही हिस्सा मानता था। टर्मिनल बिल्डिंग को बचाना इस बात का बहुत बड़ा वैचारिक प्रतीक था कि भारतीय सेना वहां कब्जा करने या लूटपाट करने नहीं जा रही है। समझ गया। वो तो अपने ही लोगों को आजाद कराने और अपनी ही संपत्ति को सुरक्षित करने जा रही थी। क्या अद्भुत दृष्टिकोण है। आसमान और समंदर से दुश्मन की कमर तोड़ने के बाद अब बारी थी जमीनी सेनाओं की। हाँ, असली संघर्ष तो जमीन पर था। और जमीनी लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। पुर्तगाली सेना भाग तो रही थी, लेकिन जाते जाते वो स्कोर्च्ड अर्थ नीति के तहत नदियों के पुलों को उड़ा रहे थे और रास्तों में बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछा रहे थे। भारतीय सेना की 50th पैरा ब्रिगेड 3 अलग-अलग दिशाओं से राजधानी पंजिम की ओर बढ़ रही थी। 2 सिख लाइट इन्फेंट्री, 1 पैरा पंजाब और 2 पैरा मराठा के जवानों के बीच एक अजीब सा जोश और होड़ मची थी कि आजादी का झंडा पंजिम में सबसे पहले कौन फहराएगा। वाह। दूसरी तरफ 63 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें 2 बिहार, 3 सिख और 4 सिख रेजिमेंट शामिल थीं, वो नदियों और खाइयों को पार करते हुए मार्मुगांव की ओर बढ़ रही थी। जहां पुल टूटे थे ना, वहां जवान सीने तक गहरे पानी में उतरकर अपनी राइफलें सिर पर रखे आगे बढ़ रहे थे। ये सैन्य विवरण एक अदम्य साहस की कहानी कहते हैं।
लेकिन कोई भी बड़ा सैन्य अभियान सिर्फ रणनीतियों, तोपों की आवाज और जोश से पूरा नहीं होता। सही कहा। इसमें अक्सर बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। आज़ादी के इस जीत के ठीक पहले की एक बेहद दर्दनाक और भावुक कहानी फोर्ट अग्वाडा से जुड़ी हुई है, जो युद्ध की इस क्रूर वास्तविकता को सामने लाती है। फोर्ट अग्वाडा का वो वाकया जिसने पूरे अभियान की सफलता के जश्न में भी आंखों को नम कर दिया था, उस रात असल में हुआ क्या था? 18 दिसंबर की रात का समय था। भारतीय सेना की 7वीं कैवलरी के मेजर शिवदेव सिंह सिद्धू और कैप्टन विनोद सहगल को खुफिया जानकारी मिली थी कि फोर्ट अग्वाडा के भीतर कई भारतीय राजनीतिक बंदियों को कैद करके रखा गया है। ये वो लोग थे जिन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेजर सिद्धू और कैप्टन सहगल ने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में ही किले पर कब्जा करेंगे और उन बंदियों को आजाद कराएंगे, ताकि पीछे हटती हुई पुर्तगाली सेना गुस्से में उन बंदियों को मार ना दे। बहुत ही बहादुरी का फैसला था। बिल्कुल, वो किले की तरफ बढ़े, लेकिन विडंबना देखिए, उस वक्त तक किले के पुर्तगाली रक्षकों को अपनी हाई कमांड से सरेंडर करने का कोई आदेश मिला ही नहीं था। जैसे ही भारतीय सैन्य टुकड़ी किले के पास पहुंची, पुर्तगालियों ने भारी मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग खोल दी और उस भीषण गोलीबारी में जीत के मुहाने पर खड़े होकर मेजर सिद्धू और कैप्टन सहगल ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आजादी की सुबह होने में बस चंद घंटे बाकी थे। पुर्तगाली साम्राज्य का खात्मा तय हो चुका था। लेकिन उन राजनीतिक कैदियों को बचाने और अपने देश के लिए इन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये शहादत चीख चीख कर ये बताती है कि आज़ादी कभी भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। इस शहादत और भारतीय सेना की इस बेतहाशा ताकत ने पुर्तगाली सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए थे। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। हाँ। पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा के सामने अब एक ऐसा धर्म संकट था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। एक तरफ सालाजार का वो खौफनाक आदेश, जीतो या मरो और सब कुछ जलाकर राख कर दो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारतीय सेना की तोपों का मुंह जो हर तरफ से उन्हें घेर चुकी थी। वसालो ई सिल्वा बहुत अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय सेना की ताकत के सामने उनकी इस छोटी सी टुकड़ी का कोई वजूद नहीं है। लड़ने का मतलब था सिर्फ अपनी सेना का खून खराबा और गोवा की पूरी तबाही। और यही वो पल होता है जहां एक सैन्य कमांडर के असली चरित्र की परीक्षा होती है। वासालो ई सिल्वा ने वही किया जो इंसानियत के हक में सबसे सही था। उन्होंने अपने ही तानाशाह सालाजार के उस खौफनाक आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना और गोवा के लोगों को राख होने से बचाने का फैसला किया। 19 दिसंबर 1961 को रात 8:30 पर वासालो ई सिल्वा ने आधिकारिक रूप से सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आखिरकार। और इसके साथ ही महज 40 घंटों के भीतर 450 साल का पुर्तगाली शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत 1510 में हुई थी, वो 1961 की एक शाम को चंद कागजों पर दस्तखत के साथ इतिहास बन गया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 3000 से ज्यादा पुर्तगाली सैनिकों को बंदी बनाया गया। भारत के 22 वीर जवानों ने शहादत दी और लगभग 30 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। और इसी हस्ताक्षर के साथ यूरोपीय उपनिवेशवाद का आखिरी निशान भी भारतीय उपमहाद्वीप से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। सही बात है। साथ करना चाहेंगे जो शायद मूल कहानी से भी आगे जाता है। वो क्या? इतिहास को पलटकर देखने पर यह सवाल मन में जरूर उठता है कि कल्पना कीजिए अगर गवर्नर वासालो ई सिल्वा ने पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार का वो स्कॉच्ड अर्थ यानी सब कुछ राख कर देने का आदेश मान लिया होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो शायद आज जिस खूबसूरत, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गोवा को दुनिया जानती है, वो 1961 की उस दिसंबर की रात में ही राख और मलबे के ढेर में बदल चुका होता। बिल्कुल। और वासालो ई सिल्वा को इस नाफरमानी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सच में। हाँ, जब वो पुर्तगाल लौटे तो तानाशाह सालाजार की सरकार ने उनका कोर्ट मार्शल किया, उन्हें गद्दार घोषित किया गया और सेना से अपमानित करके निकाल दिया गया। लेकिन कभी कभी युद्ध के मैदान में एक सैन्य कमांडर द्वारा अपने ही सर्वोच्च नेता के आदेश की नाफरमानी करना इंसानियत के हक में लिया गया सबसे बड़ा और साहसिक फैसला बन जाता है। उनकी उस एक ना ने पूरे गोवा को जलने से बचा लिया। 450 साल का कब्जा
और आजादी के वो 36 से 40 घंटे एक ऐसी गाथा है जिसमें गोलियों की गूंज थी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात थी, हमारे वीर जवानों की शहादत का दर्द था और अंततः तबाही के मुहाने पर इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। इतिहास के इन पन्नों में झांकना ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की बुनियाद अक्सर ऐसे ही अदम्य साहस और मानवीय फैसलों पर खड़ी होती है।